Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में. फाइनली वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं कहीं ना कहीं आपको बताती आई हूँ जब से ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो रहा है. जब से ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हुआ है मैंने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता नहीं कितनी बार बात की है और मैंने हर बार आपको बोला है कि इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम बाकी चैप्टर को देखेंगे, मतलब पूरे चैप्टर को देखेंगे. तो फाइनली वो टॉपिक स्टार्ट हो गया है. दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक. बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्योंकि यहाँ पे आप अपना काम किसी और को दे रहे होते हैं. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अपना काम दूसरों को देना हमेशा अच्छा लगता है. मतलब अपना काम दूसरों से करवा लो आराम से, कितना मज़ा आएगा उस चीज़ में. तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है डेलीगेशन में. बट ये है क्या, पहले वो समझ लेते हैं. आइए, ओके, आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है. आपके स्कूल का एग्जाम्पल है जिसमें आपके प्रिंसिपल सर ने आपकी क्लास टीचर को एक काम दिया है. अब यू पीपल आर इन 12th क्लास, ठीक है. तो आपकी 12th क्लास की क्लास टीचर हैं ये. इनको काम मिला है कि क्योंकि 12th क्लास लास्ट क्लास होती है स्कूल में, तो अब इनका फेयरवेल होता है ना फेयरवेल. तो फेयरवेल के लिए आपको हर एक स्टूडेंट के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया लिखना है. हमारा प्लान है कि हम फेयरवेल पे उन्हें गिफ्ट देंगे. किस चीज़ का गिफ्ट देंगे? एक ऐसी प्लेट बनाएंगे, उसके बीच में एक पेपर चिपकाएंगे जिसमें वो सारे शब्द लिखेंगे जो आपने उन बच्चों के लिए लिखे होंगे. अच्छे अच्छे शब्द लिखने हैं, बुरे नहीं लिखने हैं. दोबारा से बता देती हूँ, प्रिंसिपल सर ने, ये प्रिंसी हैं आपके यहाँ के, प्रिंसी नहीं बोलना चाहिए, प्रिंसी गलत वर्ड होता है, प्रिंसिपल सर हैं. बट मैं बोल सकती हूँ कि मैं स्कूल से बाहर हूँ, ठीक है. तो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने आपकी क्लास टीचर को ये काम दिया है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ आपने बिताया है तो आपको हर बच्चे का इंडिविजुअली पता होगा कि वो किस तरह का है. तो आपको कुछ नहीं करना, फेयरवेल पे हम उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं. एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर चिपकाएंगे एक पेपर जिस पर लिखेंगे उनके बारे में बहुत अच्छा. तो आपको हर इंसान की पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताना है लिख के, सो दैट हम उसे क्या कर सके, प्रिंट कर सके. अब ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे आया मेरी खुद की फेयरवेल से. जब हम लोगों की फेयरवेल हो रही थी तो हमारे यहाँ पे एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट DPS भोपाल. तो वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी पे हमें ऐसी एक प्लेट दी जाती थी कांच की, जिसमें ग्रीन कलर का एक पेपर चिपका के उसके ऊपर अपना हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखा जाता था, ठीक है. एंड डेलीगेशन की भी आइडिया मुझे वहीं से ही आई क्योंकि जिन टीचर को हमारे बारे में अच्छा लिखने के काम दिया गया था, उन्होंने सोचा यार 40-50 बच्चे हैं क्लास में, मैं किसके बारे में क्या लिखूं, ये तो बहुत वो हो जाएगा. तो उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया. उन्होंने ये काम हमसे करवाया. मतलब ये काम जो आपके बारे में अच्छा लिखने का था, ये टीचर ने स्टूडेंट्स को ही दे दिया कि स्टूडेंट्स आप लोग अपने बारे में मुझे 4 लाइन लिख के दो. अब मुझे पता है तुम्हारी जो राइटिंग होगी वो बेकार होगी, मुझे पता है तुम्हारे जो वर्ड्स पिक करोगे तुम बहुत बेकार होगे. तो मैं बस ऐसा करूँगी कि इन वर्ड्स को बहुत ही बढ़िया वर्ड्स में कन्वर्ट कर दूंगी और फाइनल वो स्ट्रक्चर बना दूंगी जो आपकी प्लेट पे प्रिंट होगा. दोबारा से समझना, प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को फेयरवेल का गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए एक काम दिया. वो काम क्या था कि हर एक बच्चे की क्वालिटीज़ लिखनी थी इन टीचर को, ठीक है. क्योंकि ये पर्सनली उनको सबको जानती थी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी. बट ऑब्वियसली क्लास टीचर्स को भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे ये सारे लोगों के बारे में लिखूंगी. एक काम करती हूँ, मैं ये काम बच्चों से ही करवाती हूँ. अब वो जो भी लिखेंगे उसको मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगी. तो यहाँ पे काम किसका था? प्रिंसिपल ने काम किसको दिया था? किसको दिया था बताओ? काम मिला था आपकी क्लास टीचर को. लेकिन उन्होंने वो काम क्या कर दिया? आगे पास ऑन कर दिया.
इसी पास ऑन को हम बोलते हैं डेलीगेशन। क्या समझे, क्या समझे? आपको ये समझना था यहाँ से कि जब मैनेजर अपने काम या जो भी टॉप लेवल पे बैठा होता है या जो भी ऊपर लेवल वाले पे बैठा होता है, ऊपर लेवल वाले पोजीशन पे बैठा होता है, सुपीरियर होता है, वो अपना काम अपने से नीचे वाले इंसानों से करवाता है तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत गलत बात है, मतलब ये तो यार ये क्या बात हुई, मतलब ये आप अपना काम दूसरों से करवा रहे हो, तो बहुत गलत बात है। एक्चुअली हमें बचपन से पढ़ाया जाता है खुद का काम स्वयं करो, राइट? यही बोला जाता है ना बचपन में, पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, तुम्हारा काम है ना तुम ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप अपना काम दूसरों से करवा रहे हो, क्यों? तो ये बोलते हैं उसके पीछे एक रीज़न है। अब आप मुझे बताइए, क्लास टीचर के पास पढ़ाने का भी काम है, मेन काम तो उनका पढ़ाने का ही था ना, टीचर को आपने अपॉइंट किया है, टीचिंग पर्पस के लिए किया है ना, यहाँ पे आपका मेन काम क्या था, पढ़ाने का था, ठीक है? लेकिन आपको ये फिजूल के काम दे दिए। अब आप इधर कॉन्सेंट्रेट करोगे या उधर कॉन्सेंट्रेट करोगे? उसके अलावा आपको नोटबुक्स चेक करनी होती हैं, उसके अलावा आपको बच्चों के रिजल्ट बनाने होते हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बच्चों को ट्यूशन्स देनी होती हैं जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप अपना दिमाग कहाँ लगाओगे? तो ऐसे सिनेरियो में जो ऊपर लेवल वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो काम नीचे लेवल वाले लोग कर सकते हैं, क्यों ना वो काम उन लोगों को दे दिया जाए और हम वो काम कर ले जिसमें हम अच्छे हैं, जो हमारा मेन वर्क है, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट काम क्या था? फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी क्या है? टीचिंग है ना। अगर इस वजह से टीचिंग इनकी डिस्टर्ब होगी तो ऐसे सिनेरियो में तो बहुत गलत हो जाएगा, अल्टीमेटली बच्चों का ही रिजल्ट खराब हो जाएगा। भैया एक प्लेट के चक्कर में, एक प्लेट में अच्छा लिखने के चक्कर में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया, सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। अब ये प्लेट तुम अपने रूम में हैंड कर रहे हो जिसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपके बारे में, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत ही खराब था। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आई एम प्रीटी श्योर नहीं लगेगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये टीचर ने जब डेलीगेट किया काम, तो ये गलत बात नहीं है। रीज़न जिन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भैया डेलीगेशन तो बहुत गलत बात है क्योंकि आप अपना काम दूसरों को दे रहे हो, तो बेटा वो आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सको। आप इस लेवल पे हो कि आपके पास बहुत सारे काम हैं और अगर उनमें से कुछ काम आप नीचे वाले लोगों से करवा सकते हो तो करवाओ ना, क्यों नहीं करवाते? सो ऐसे सिनारे में जैसे घर में होता है, अब घर में कायदे से हमें अपने काम खुद करने चाहिए। अगर मुझे ग्लास चाहिए पानी का तो मुझे किचन में जाके खुद से लेना चाहिए, ठीक है? अगर मुझे कोई सामान उठवाना है अपना तो मुझे खुद से जाके उठाना चाहिए इंस्टेड ऑफ किसी और को बोलने के। लेकिन फिर होता है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और घर में एक छोटा बच्चा अवेलेबल है। सोचिए, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको किचन से पानी का ग्लास मंगवाना है। अब आप एक है खुद जाके लेके आओ, बट उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दूसरा है कि आपके घर में वो जो छोटा बच्चा है उससे काम करा लो। वो आप क्या कर रहे हो? वो आप डेलीगेशन कर रहे हो कि अपना इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस कर रहे हो और जो लेस इम्पॉर्टेंट काम है वो आप दूसरों से करवा रहे हो। जो अपने घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, मतलब सबसे नीचे वाले बच्चे होंगे, वो ये चीज़ अच्छे से फील कर सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों से हमेशा काम कराया जाता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आई कैन टेल यू दिस। सो ऐसा ही होता है और ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ऊपर लेवल वाले लोग हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर सके और हम लोगों से छोटे मोटे गंदे वंदे काम करवाते रहे। सो डेलीगेशन इज नथिंग, जस्ट in every organization managers are assigned a lot of work and manager alone cannot perform all the work. मैनेजर है, मैनेजर के पास 100 काम है। अब ये 100 के 100 काम तो वो इंसान नहीं कर सकता ना भैया, सोच के देखो। तो ऐसे सिनेरियो में he divides the work among different individuals working under him according to their qualification and get the work done from them. ये क्या करेगा? इसके नीचे जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं उनको ये काम सौंप देगा उन लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उन लोगों की जो भी क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग जो ये काम इसके थे वो क्या कर देगा? पास ऑन कर देगा। द मैनेजर बिगिंस विद शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हिज सबऑर्डिनेट्स। सबसे पहले तो ये क्या करता है? शुरुआत करता है इस डेलीगेशन की
रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने से। अब ये किस चिड़िया का नाम है तो वो आपको पता चलेगा लेटर वीडियोस में, जब हम एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन को डिस्कस करेंगे। Then it says he deliberately passes some of his responsibilities to his subordinates. ये जानबूझ के अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करता है नीचे वाले लोगों को। सो ये है आपका क्या, डेलीगेशन। इसके बाद ये बोलते हैं आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द मैनेजर ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी। ये बोलते हैं कि जब भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, मतलब जब भी कोई इंसान डेलीगेशन करता है और उसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियां किसी और के साथ शेयर करता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको उसको थोड़ा पावर भी तो देना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं क्लास टीचर का एग्जांपल। अब आपकी क्लास टीचर क्लास छोड़ के 15 मिनट के लिए किसी से मिलने गई, ठीक है, मतलब कोई टीचर या प्रिंसिपल उन्हें बुला रहे थे तो 15 मिनट छोड़ के चली गई। तो उन्होंने क्लास मॉनिटर को उठाया और उसे बोला, क्लास मॉनिटर अभी मैं क्लास में नहीं रहूंगी तो मेरे बिहाफ पे तुम खड़े रहोगे और क्लास में देखोगे डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो, ठीक है। यहाँ पे वो अपना काम किसी और को दे के गई, मतलब डेलीगेशन कर दिया, अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी। क्लास को डिसिप्लिन वे में रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, उसकी थी, मतलब क्लास टीचर की थी, बट उसने वो जिम्मेदारी किसको दे दी, क्लास मॉनिटर को दे दी। अब यहाँ पे वो अगर क्लास मॉनिटर को पावर नहीं दे के जाएगी साथ में, तो फिर कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। अगर मान लीजिए आपको पता हो कि मॉनिटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, मॉनिटर आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, तो आप तो खेलना कूदना शुरू कर देंगे, शोर मचाना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि जब भी आप डेलीगेशन करते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को दे रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियां किसी और के कंधे पे डाल रहे हो, तो ऐसे सिनेरियो में आपको उन्हें थोड़ी सी पावर भी दे के जानी पड़ेगी कि अब वो किसी को खड़ा कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, क्लास से बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये पावर्स उनके हाथ में होंगी तभी तो डेलीगेटेड काम अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल क्लास का ही एग्जाम्पल लेना है, टीचर क्लास से बाहर जा रही है तो एक मॉनिटर बना के गई है फॉर द टाइमिंग। अब उस मॉनिटर के पास अगर पावर होगी तभी वो ढंग से काम कर पाएगा, अगर पावर नहीं होगी तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में इस मॉनिटर के पास पावर होना ज़रूरी है, और वो पावर इसको कहाँ से मिलेगी, टीचर से मिलेगी। तो डेलीगेशन आप जब भी करते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी अथॉरिटी भी शेयर करते हैं। To make sure that his subordinates perform all the work effectively and efficiently in the expected manner, the manager creates accountability and this whole process is known as delegation. अब यहाँ पे लास्ट जो हमारी टर्म थी अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, उसके बारे में भी बात हो गई है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगी, बट आप ये समझ लीजिए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जब तीनों मिलते हैं तो डेलीगेशन मानी जाती है। तो ये सारे मिलके डेलीगेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। किस तरह से वो आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ, सो वो अपन लेटर वीडियोस में करेंगे। सो ये पहले हमने क्या समझा, हमने समझा डेलीगेशन होता क्या है। मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल से कि किस तरह से लोग डेलीगेट करते हैं अपने काम को। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का क्या स्टेक रहता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने डेलीगेशन के बारे में दी थी। सो अब हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा डिस्कशन का, वो रहेगी डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊं डेफिनेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली डेफिनेशन उठा के दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है ये डेफिनेशन किसने दी है, या समटाइम्स क्वेश्चन आपको आ जाता है कि हेनरी फ्योल की वो वाली डेफिनेशन बताओ क्या थी। तो ऐसे सिनेरियो में आपको डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो बच्चों को बहुत आफत आती है डेफिनेशन पढ़ते वक्त, बट बच्चा मत करना। जहाँ पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, जहाँ आपको पता है कि डेफिनेटली एक ना एक नंबर मिलेगा यहाँ से, तो क्यों छोड़ना उन सब चीज़ों को। सो चलते हैं हम अपनी डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन है लॉयस एलन की। अब ये क्या बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन आती हैं फॉरेनर्स द्वारा ही आती हैं, कोई इंडियन डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने महारत हासिल की है।
हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और हमारे को लगता है भाई बहुत हमने कुछ कर लिया है, लेकिन ये लोग और ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं उन सब चीज़ों को, रिसर्च वर्क करते हैं, जो कि इंडियंस में थोड़ी सी कम मानी जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका स्कोप बढ़ रहा है। तो आप अपने फ्यूचर को उसी तरह से प्लान कीजिएगा जिसमें आप रिसर्च वाले काम को भी देख सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता है। बट एनीवेज वो सब ज्ञान अपन बाद में करेंगे डिस्कस। पहले ये देखते हैं डेलीगेशन की फर्स्ट डेफिनेशन। इट सेज delegation is the process a manager follows in dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he can because of his unique organizational placement. ये बोलते हैं कि भैया देखिए, डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर फॉलो करता है एक काम, जिसमें वो क्या करता है, अपने काम को डिवाइड करता है, अपने ही काम को डिवाइड करता है डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर वो काम दे देता है उन लोगों को जो कि वो काम अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्लास टीचर के पास काम था कि उसे एक गाना तैयार करवाना था असेंबली के लिए, एक थॉट ऑफ द डे तैयार करवाना था, किसी को न्यूज़ रीड करवानी थी, और एक आर्ट एग्जीबिशन लगवानी थी सुबह छोटी छोटी सी, ठीक है। उनको पता था कि भैया ये बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उन्होंने ये काम इसको दे दिया, ये बच्चा गाता अच्छा है तो ये काम उसको दे दिया सिंगिंग का, ये बच्चा प्रोनाउंस अच्छा करता है तो न्यूज़ रीड करने का काम उसको दे दिया। इसी तरह से सारे काम उन्होंने क्या कर दिए, डेलीगेट कर दिए। तो यहाँ ये सेम चीज़ बोल रहे हैं कि डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर काम को डिवाइड करता है इन डिफरेंट पार्ट्स एंड एक एक पार्ट उस इंसान को देता है जो कि ज़्यादा कैपेबल होता है वो काम करने के लिए, ठीक है। ही परफॉर्म इफेक्टिवली सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम व्हाट हेल्प्स। ओके, ये बोलते हैं कि भैया ये इंसान जो है जिनको पता है कि किस तरह से काम करना है, ये इफेक्टिवली काम करेंगे जो कि अल्टीमेटली मैनेजर को ही हेल्प करेगा। सेकेंड है हमारी थियो हेमन की डेफिनेशन। ये बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट्स। ये बोलते हैं कि भैया हमारे अकॉर्डिंग डेलीगेशन का बहुत सिंपल मीनिंग है। डेलीगेशन का मीनिंग है कि जो सुपीरियर की अथॉरिटी होती है उसमें से कुछ पावर्स डेलीगेट कर देना किसको, सबऑर्डिनेट को, ताकि वो एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपना काम कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है किस चीज़ पे, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, मतलब इन्होंने काम को ज़्यादा ना रेलेवेंट मानते हुए अथॉरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए बोला है कि डेलीगेशन कुछ नहीं है, अथॉरिटी को जब हम क्या कर देते हैं आगे पास ऑन कर देते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए, तो उसे ही बोलते हैं हम डेलीगेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर पेपर में आपको आ गया ना कि डेलीगेशन की डेफिनेशन लिखो, चाहो तो आप ये सब भी लिख सकते हो, लेकिन चाहो तो अपनी खुद की डेफिनेशन भी लिख सकते हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सारे फीचर्स को मिला के हो सकती है। सो ये थी हमारी दो डेफिनेशन आई गेस, हाँ दैट्स इट, इसमें दो ही डेफिनेशंस हैं तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सो आई गेस आपको ये सारा समझ में आया, डेलीगेशन का मतलब, डेलीगेशन की डेफिनेशंस, एंड आगे चल के हम पढ़ेंगे उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिफरेंस की, तो वो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि डिफरेंस बिटवीन तो इंपॉर्टेंट होते ही है। अब आप बोलेंगे मैम आपके अकॉर्डिंग तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो बेटा जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपको मार्क्स अच्छे आए पेपर में। तो थोड़ा सा तो देख ही लीजिए, कई टॉपिक्स होते हैं जिनमें मैं खुद ही नहीं बोलती हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे भी नहीं लगता वो इतना इंपॉर्टेंट है, बट पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ के अपन को सब जाना है। ये मत सोचिएगा कि ये लेस इंपॉर्टेंट है तो ये आएगा ही नहीं। कई बार क्या होता है बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं पेपर में और एकदम से लीस्ट एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पढ़ना अपन को सब है, लेकिन जहाँ मैं बोलती हूँ ये इंपॉर्टेंट है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नोट्स चाहिए तो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड 11th-12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज़ की अलग से, कॉमर्स की भी बनी हुई है, इकोनॉमिक्स अकाउंट सब की बनी हुई है, तो आप अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं उन प्लेलिस्ट से एंड देख सकते हैं अपने सारे वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।